धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 12 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है जी आपसे, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लियो और फेसबुक या ट्विटर देख रहे हो तो उसे भी फॉलो कर लियो। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने एक अहम फैसला दिया है। अगर कोई हिंदू महिला है और वो चाहती है अपना उत्तराधिकारी अपने मायके के पक्ष के लोगों को बनाना, तो बना सकती है। उसको कानूनी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह दे दी है और हवाला दिया है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम यानी कि कानून 1956 का। बाकायदा धारा का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956, उसकी जो धारा है 15 और 15 का एक का डी, उसके दायरे में ये सब चीज़ें आती हैं। अगर कोई हिंदू महिला चाहे तो अपने भाई को, भतीजे को, बहन को, भांजी को, यानी कि अपने पिता की ओर से यानी कि मायके की ओर से जो लोग रिश्तेदार हैं उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकती है और उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है और उन लोगों को उसके परिवार से अलग का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से जुड़े हुए मामले में दिया है। महिला का क्या मामला था वो थोड़ा सा जान लीजिए। 1953 में महिला के पति की मौत हो गई। ये कानून 1956 में आया। महिला के कोई बच्चा नहीं था। महिला ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी पति की मौत के बाद, आधी ज़मीन मतलब आधी मिल्कियत जो भी उसे मिली ससुराल पक्ष से, वो उसके हिस्से में आई। उसने अपने भाई के बेटों को यानी कि अपने भतीजों को वो प्रॉपर्टी दे दी। 1991 में भतीजों ने कहा कि बुआ हम इस प्रॉपर्टी को अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं और उसने एनओसी भी दे दी, अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, जिसके बाद कोर्ट ने जो है एक लंबी सुनवाई के बाद उनके हक में फैसला सुना दिया। जब उनके हक में फैसला हो गया तो इस महिला के जो ससुरालिये थे उन्होंने कोर्ट में एक आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि साहब ये महिला विधवा है और विधवा महिला को यह अधिकार नहीं बनता है कि वो अपने मायके वालों को ये संपत्ति दे दे, क्योंकि वो आज भी अपने ससुराल में रह रही है और ससुराल के लोग ही भरण पोषण कर रहे हैं। तमाम चीज़ों का ये सिलसिला चलते चलते जो है हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने ससुरालियों के हक में फैसला सुना दिया। तो भैया जो भतीजे थे जिन्हें इतनी मिल्कियत मिली थी बुआ से, वो कैसे छोड़ दें। वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है भतीजों के हक में फैसला सुना दिया और कह दिया कि हिंदू महिला जो है वो अपने मायके वाले जो रिश्तेदार हैं उनको भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकती है। दुआ करिए ऐसी बुआ सबको मिले जो भतीजों को मालदार कर जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक अर्जी मुजफ्फरपुर जो जिला पड़ता है बिहार का, उसका उत्तर बिहार निगरानी कोर्ट है, उसमें दाखिल की गई और मांग की गई है कि इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में, जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। इस मामले पर जज साहब सुनवाई को तैयार हो गए हैं। 4 मार्च को सुनवाई होगी। क्या एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम है। सीएम नीतीश कुमार के अलावा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और इसके अलावा चुनाव आयोग के कमिश्नर जो हैं बिहार के दीपक प्रसाद और इसी तरीके से चुनाव आयोग के सचिव यानी कि सेक्रेटरी जो हैं योगेंद्र राम को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। यही नहीं, इस पूरे मामले के अंदर मुजफ्फरपुर के डीएम, बीडीओ और भी कई अधिकारी, लगभग 14 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। चंदन सहनी नाम के समाजसेवी हैं, उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की है। इनका कहना है कि चक्की सुहागपुर जो गाँव है उसकी जो मतदाता सूची है उसमें दूसरे गाँव के लोगों को भी मतदाता बना लिया है। प्रधान लोग ऐसा करते ही हैं, दूर दराज रहते हुए लोगों को वहाँ वोटर लिस्ट में घुसा देते हैं और चुनाव के टाइम पे बुला देते हैं। पता चला 100, 200, 500 वोट एक तरफ पड़ जाता है उनके हक का। अगली खबर का रुख करें तो ये हमारे पास आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। काफी महत्वपूर्ण खबर है, इसको नोट करके रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले पर मोहर लगा दी। कहा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि दिल्ली में जो कालकाजी मंदिर है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था 5 फरवरी को, जिसके मुताबिक वहां पर एक रिसीवर यानी कि कमिश्नर नियुक्त किया गया था मंदिर के लिए,
उस फैसले को जो चुनौती दी गई है वो गलत है, हाईकोर्ट का फैसला सही है, पिटीशन खारिज की जाती है। जो भी कुछ कहना है, ये मामला अभी भी वहीं विचाराधीन है हाईकोर्ट के अंदर, वहाँ पे जाइए। बता दें जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने 5 फरवरी को फैसला दिया था कि कालकाजी मंदिर में चंदे की देखरेख के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की है, कहा है कि पूजा की नीलामी हो रही है आज। भैया पहले ज़्यादा पैसे दे दो, तेरी पूजा करवा देंगे। तू कम दे रहा, पीछे खड़ा रहे। यो कम पैसे वाला, इसे भाव देने की जरूरत नहीं। वो देख, वो मोटी मुर्गी है, उसको अंदर लिया, उसको पहले पूजा करा दो। तो ये कहा है कि हम देख रहे हैं कि आज पूजा की नीलामी हो रही है और ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धालुओं को ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि उनसे जो चंदा लिया जाता है आखिर उसका किया कहा जाता है, वो जाता कहाँ है। इसलिए निगरानी करने को जो है एक रिसीवर नियुक्त किया गया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नीता भारद्वाज नाम के किसी महिला ने ये पिटीशन दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि आगे जो भी कुछ कहना है वो हाईकोर्ट में पहले से मामला विचाराधीन है, वहाँ पे जाइए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। ऐसी खबरें आपको दिखाएंगी, बताएंगी कि कुछ लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक होते हैं। वरना कुछ होते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है देश के अंदर, अरे सब कानून ख़त्म हो गया। अरे लड़ने की क्षमता तो अपने अंदर रखिए ना, हैं। बगैर लड़े ही हार जाने वाले लोग बुज़दिल कहलाते हैं और बुज़दिल जो हैं वो हमेशा गुलाम रहते हैं, उनके ऊपर हुकूमत करना आसान रहता है। द्वारका में एक होटल है साहब, होटल का जो नाम है वो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। होटल का नाम है विवांता। विवांता होटल में कोरोना संक्रमण की जो लोग हैं, जो उसकी जद में आ गए हैं, उनको वहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन जब कोई निगेटिव आ जाए, भाई पॉजिटिव आ जाए तो क्वारंटीन कर दो, अगर निगेटिव है तो क्यों उसको क्वारंटीन कर रहे हो। तो ऐसे ही ब्रिटेन का एक परिवार था, वो ब्रिटेन से लौटा और ला के उसको यहाँ पे डाल दिया, क्वारंटीन कर दिया। उसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी, खैर वो वहाँ से रिहा हुआ। रिहा होने के बाद अब वो हाईकोर्ट पहुँच गया और हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। कोर्ट ने माना कि ये ऐसा लगता है कि इन लोगों को बंधक बना के वहाँ रखा गया है, ऐसे संस्थागत तरीके से क्वारंटीन किया जाना ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। इस पूरे मामले को लेकर उड्डयन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब कर ली गई है, इसी तरीके से विदेश मंत्रालय से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बता दें सरकार आजकल विदेश से आने वाले लोगों पर ज़्यादा ही नज़र रख रही है। आईजीआई एयरपोर्ट पर उनको पकड़ लेती है और उसके बाद उनको क्वारंटीन में डाल देती है। लेकिन कोई कोई होता है जो हाईकोर्ट पहुँच जाता है, वरना बहुत सारे लोग क्वारंटीन में पड़ते हैं, वहाँ रोते रहते हैं और बाद में अपने घर को चले जाते हैं। भैया कौन सरकार से पंगा ले, पता चला हमारी फाइल खोल देगी, कहाँ से पैसे आए, कैसे कैसे क्या हुआ, तमाम तरीके की चीजें निकाल लेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है कि दिल्ली दंगे पर जारी हुई दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाए, उसकी कोई मान्यता कानूनी तौर पर ना रखी जाए, यानी कि कानूनी आधार उसका कोई नहीं होना चाहिए, यह घोषित कर दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि जहां जहां भी सार्वजनिक पटल पर, यानी कि सार्वजनिक मंचों पर, भाई सोशल मीडिया पर, किसी वेबसाइट पर, किसी तमाम जगह पर ये अगर रिपोर्ट है तो वहां से भी इसको हटवाने का आदेश जारी किया जाए। बड़ा डर लग रहा है अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से। बता दें दिल्ली दंगे में अल्पसंख्यक आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि भाजपा के एक नेता ने भड़काऊ भाषण दिए, दंगे करवाए। साथ ही दिल्ली पुलिस की भूमिका सही नहीं रही है, उसने सही से न जाँच की और दंगाइयों का साथ दिया है। तो भैया ऐसी रिपोर्ट को कौन चाहेगा कि रखी रहे, ऐसी रिपोर्ट को तो हटवाना ही चाहेगा ना। तो यहाँ चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के डीएन पटेल और उनके अलावा ज्योति सिंह, उनकी बेंच के सामने मामला पहुंच गया। उन्होंने कहा ठीक है भैया सुन लेते हैं। ऐसे मामला सुनने के लिए तो अदालतें जो हैं वैसे भी तत्पर रहती हैं, आ जाइए भैया। वैसे दिल्ली दंगे पर आज तक एसआईटी का आदेश नहीं किया गया, न उस मामले में सुनवाई की जा रही है। तो इन्होंने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है, दिल्ली सरकार यानी कि केंद्र सरकार को, जिसके अधीन दिल्ली पुलिस आती है, और इसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया और कहा है कि वो इस बारे में अपना जवाब दाखिल करें, क्या कहना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा। 130 पन्नों की इस रिपोर्ट को ख़त्म कराने पर तुले भगवा ब्रिगेड वाले लोग क्या करके रहेंगे और कोर्ट से क्या होता है। बहुत अहम ये सुनवाई होने जा रही है, इस पर नज़र रखेंगे। किसी खास बड़ी शख्सियत से एक इंटरव्यू करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे तमाम पहलुओं से। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा से एक खबर हमारे पास आ रही है। वकालत की पढ़ाई करने वाले एक शख्स ने 8 साल की एक बच्ची से रेप किया, अपने कॉलेज के अंदर लाकर, और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। 3 साल पुराना ये मामला है। अब इस लॉ स्टूडेंट को, यानी कि वकालत की पढ़ाई कर रहे, जो कल को वकील बनने वाला था,
कोर्ट ने 3 उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। आगरा कॉलेज है यहाँ का और वहाँ का क्रिकेट मैदान है। वहाँ पे 3 साल पहले 8 साल की एक बच्ची के साथ हरीश उर्फ ठाकुर नाम के शख्स ने रेप किया था। ये यहीं कॉलेज के अंदर लॉ का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर का, और मासूम बच्ची को ये जहाँ से उठा के लाया था वो जगह भी देख लीजिए, सेंट जॉन्स चौराहा पड़ता है। वहाँ पे अपनी दादी के साथ फुटपाथ पर सोई हुई थी, यानी कि गरीब की बच्ची थी, और रात को उठा के वहाँ से लिया, उसके साथ रेप किया और गला दबा के इसकी हत्या कर दी। पूरी वारदात CCTV में जब ये उठा के ले गए कैद हो गई थी। उसके बाद इसको पकड़ा गया। अब यहाँ आगरा की जो पोस्को कोर्ट के स्पेशल जज हैं जिनका नाम है VK जायसवाल, उन्होंने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नेपाल से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि बीच में इसको शुमार कर रहे हैं, इसको आखिर में शुमार किया जाना चाहिए था, क्योंकि विदेशों की खबरें, धाकड़ खबर हमेशा बुलेटिन के आखिर में बताता है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जो PM हैं KP शर्मा ओली को तगड़ा झटका दिया है। बता दें KP शर्मा ओली ने 20 दिसंबर 2020 को संसद भंग कर दी थी और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी थी, जिस पर राष्ट्रपति जो हैं वहाँ के विद्या देवी भंडारी, उन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद वहाँ पे चुनाव का भी ऐलान कर दिया गया था। मई में और अप्रैल में चुनाव वहाँ पे होना था। 30 अप्रैल को और 10 मई को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पूरे नेपाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे और KP शर्मा ओली के इस फैसले को असंवैधानिक बताया जाने लगा। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की गई थी। कहीं और भी पिटीशन एक साथ इस मामले में दाखिल हुई। लंबी सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और कहा कि संसद को इस तरीके से भंग करना असंवैधानिक है। तो भैया चुनाव का जो ऐलान था वो तो टाइम फिस हो गया। अब जो संसद भंग करने का मामला था वो भी टाइम फिस हो गया, नहीं कि संसद अभी बाकी है। अब संसद अभी बाकी है तो क्या ऐसे में PM जो ये ओली हैं, क्या वो सीट पे बने रहेंगे? क्योंकि प्रचंड ने ऐलान कर दिया है कि उनको सीट पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना उनको बने रहने दिया जाएगा। तो क्या प्रचंड वहाँ पे सरकार बनाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू इससे ज़रूर होना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दलित लेबर एक्टिविस्ट हैं, नाम है उनका नौदीप कौर। उनकी ज़मानत पर फिर से एक बार सुनवाई टल गई है। ये सुनवाई टली है चंडीगढ़ हाईकोर्ट में। हालांकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट को आप हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट कह सकते हैं। वहाँ पर जस्टिस अवनीश छिंगन की बेंच के सामने पूरा मामला पहुंचा। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख जो है लगा दी है और साथ ही सरकारी वकील से कहा कि वो विस्तृत रिपोर्ट लेकर कोर्ट के सामने पेश हो। बता दें, इनको किसान आंदोलन में शामिल होने पर दलित लेबर के लिए काम करने वाली नौदीप कौर को मारा पीटा गया, जेल में डाला गया और इन्होंने कहा कि इनके साथ बहुत ही अच्छा अत्याचार किया गया, ये गंभीर रूप से घायल हैं और इनको निचली अदालत से ज़मानत नहीं मिली। अब ये हाई कोर्ट पहुंची है ज़मानत लेने के लिए। इस पूरे मामले पर दिशा रवि की तरह हल्ला नहीं मचाया जा रहा है। आप भी समझ सकते होंगे, मीडिया भी सिलेक्टिव होता है। अब ये नौदीप कौर जो हैं, दिशा रवि नहीं है। दिशा रवि का मामला इंटरनेशनली जुड़ा हुआ था। ऐसे तो गली मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोगों को उठा के पुलिस मारपीट के जेल में डाल देती है। हर कोई को वो कवरेज नहीं मिलता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट से हमारे पास आ रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। एक होती है वर्चुअली पेशी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में आप पेश हो जाते हैं अगर किसी जेल में बंद है। दूसरी होती है फिजिकली पेशी, यानी कि आपको शारीरिक रूप से अदालत के सामने आना पड़ता है। अब अदालत तक आने के लिए आपको क्या करता है, जेल प्रशासन वहाँ से उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है, फिर लेके आता है जेल कोर्ट के अंदर एक लॉकर बना होता है, उसमें लाके रख देता है। जब आपका टाइम होता है, फला टाइम पे आपकी तारीख है, आपका नाम आवाज़ लगेगी, तो उस वक्त वहाँ से निकाल के आपको अदालत में पेश करता है। फिर वहाँ से निकाल के फिर हवालात में उसी में डाल देता है जो लॉकर बना हुआ होता है। फिर उसके बाद गाड़ी में डालता है, फिर लेके जाता है। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है और इसके बाद आपको कहा जाता है कि कोरोना चल रहा है और आपको अब 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। ये आरोप लगाते हुए पिंजरा तोड़ की नताशा नरवाल और देवांगना कलिता पहुंची हैं दिल्ली हाईकोर्ट। उन्होंने कहा कि हमें तो जो है ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, क्वारंटीन कर दिया जाता है, लेकिन एक बात बताइए, जो पुलिस वाले कोर्ट कचहरी बाहर आ रहे जा रहे हैं और वो तो कभी क्वारंटीन होते नहीं, उनसे भी तो हमें डर है ना कि वो कोरोना फैला सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये ऑप्शनल होना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने डीजीपी जो हैं जेल के, उनको नोटिस जारी कर दिया है, उनसे जवाब तलब कर लिया है कि क्यों ना ये वैकल्पिक होना चाहिए कि जो फिजिकली पेश होना चाहता है वो फिजिकली पेश हो जाए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना चाहता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाए। ये मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन लोगों को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, तो इस बहाने इन पर ये जुल्म करने का नया तरीका है। हालांकि सरकारी वकील जो यहाँ मौजूद था उसने कहा नहीं साहब, अब 14 दिन नहीं करते हम, ना 7 दिन करते, 19 फरवरी से हमने नया आदेश लागू कर दिया, 5 दिन कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि 5 दिन भी क्यों किया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब 2 मार्च को होगी मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने पर सुनवाई। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ, यहाँ से बसपा के विधायक हैं मुख्तार अंसारी। इन दिनों वो पंजाब की रूपनगर जेल में बंद हैं। यूपी सरकार हर चंद कोशिश कर रही है कि उनको पंजाब से उठा के ले आए और उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में डाल दे। खबर यहाँ तक है कि हो सकता है लाने के दौरान कहीं गाड़ी पलट जाए और मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर कर दिया जाए। अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देकर मुख्तार अंसारी भी जाने से इनकार कर रहे हैं और रूपनगर का जो जेल प्रशासन है वो भी कह रहा है इनको नहीं भेजा जा सकता, इनकी जो है स्थिति स्वास्थ्य की ऐसी नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। लगातार सुनवाई के बाद अब ये मामला 2 मार्च तक के लिए मुलतवी हो गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है योगी सरकार। अब योगी सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची है वो आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को एक आदेश दिया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देते हैं। आजकल इनका बुलडोजर ज़्यादा चल रहा है, कहीं भी जाते हैं किसी का भी मकान ढा देते हैं, कहते हैं अवैध रूप से बना हुआ मकान है। तो इसी को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट के अंदर। तो हाईकोर्ट ने कहा भैया किसी का भी मकान तोड़ने से पहले जो भी अथॉरिटी है वो कम से कम सामने वाले को अपना पक्ष रखने का टाइम तो देगी कि बस आदेश आ गया और जाके तोड़ दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक कि उसकी सुनवाई कंप्लीट ना हो, उसके पास अपील का जो टाइम है वो कंप्लीट ना हो, तब तक उसके मकान को ना छुआ जाए। अब इससे तो दिक्कत हो गई कि बुलडोज़र रुक गया, जो बुलडोज़र चल रहा था योगी सरकार का, तो वो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंच गई है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। आखिरी खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है और बंगाल सरकार से ताल्लुक रखती है। आपको पता है बंगाल में आजकल सीबीआई जांच कर रही है ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी की और उनसे लगातार सवाल कर रही है। ममता बनर्जी की भतीजे की साली से भी सवाल कर रही है, पूछ रही है कि जो पशुओं की तस्करी का मामला है, जो अवैध खनन का मामला है, जो विदेशों में खाते हैं, जो पैसा जुटा रखा है, कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, तमाम तरीके से सुनवाई करने में लगी हुई है। इसको ममता बनर्जी सरकार ने कहा है कि सीबीआई के डर ये जरिए उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है और सीबीआई ऐसा नहीं कर सकती है, ये सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है। ये तमाम चीज़ें लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं बंगाल सरकार यानी कि ममता बनर्जी। देखना दिलचस्प होगा क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि सीबीआई के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, या वो इस मामले पर सुनवाई से सिरे से इनकार कर देगा, ये कहेगा भाई जांच हो रही है, हम इसमें क्या कम कर सकते हैं। जो भी होगा उस पर नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।